नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो और ये आर्टिकल लिखा गया है हैप्पीमैन जैकब के द्वारा। हम इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त इन सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कंटेक्स्ट की। देखो, हाल ही में इंडिया और यूएसए के बीच 2+2 मैकेनिज्म का तीसरा एडिशन ऑर्गेनाइज हुआ। 2+2 मैकेनिज्म में आपको पता है दो देशों के विदेश मंत्रियों और डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच आपस में मुलाकात होती है। तो इंडिया और यूएसए के बीच 2+2 मैकेनिज्म का ये जो तीसरा एडिशन ऑर्गेनाइज हुआ, इसमें कुछ वर्ड्स बार बार निकल के आए। मतलब कुछ वर्ड्स पर काफ़ी चर्चा हुई, जैसे इंडो पैसिफिक, थ्रेट फ्रॉम चाइना और क्वाड। देखो, पिछले कुछ समय में इंडिया के जो फॉरेन पॉलिसी कम्युनिटी है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कम्युनिटी को इन वर्ड्स ने काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। आपने भी ये महसूस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों में फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स ने, फॉर्मर डिप्लोमेट्स ने काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे हैं क्वाड के ऊपर। काफ़ी डिस्कशंस हुई हैं मीडिया में। देखो, 2000 से 2010 के बीच काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया ना सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन में बल्कि पूरे वर्ल्ड में एक इकोनॉमिक पावर हाउस का काम करेगा, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी उस समय काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही थी। वो बात देखो अलग है कि एक्सपर्ट्स इंडिया की इकोनॉमी से जैसी एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे वैसी एक्सपेक्टेशंस उनकी पूरी नहीं हुई है। हाँ भाई, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडिया की इतनी भी ज़्यादा खराब नहीं रही है, अगर एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप नहीं रही है। राइटर ये बोलना चाहते हैं इस एग्जाम्पल की सहायता से, अब एक बार फिर से वर्ल्ड के काफ़ी जो एक्सपर्ट्स हैं इंडिया से ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया एक डिसाइसिव रोल प्ले करे, एक बड़ा रोल प्ले करे। पिछली बार इंडिया से एक्सपेक्टेशंस इकोनॉमी के क्षेत्र में थी, लेकिन इस बार इंडिया से एक्सपेक्टेशंस मिलिट्री के क्षेत्र में हैं। कई एक्सपर्ट्स ये उम्मीद कर रहे हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया एक बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले करे चाइना का सामना करने के लिए। ये तो हमने बात की इंट्रोडक्शन की। अब देखो, दो वर्ड्स जो बार बार निकल के आते हैं चर्चा में वो हैं इंडो पैसिफिक और क्वाड। क्वाड के बारे में आपको पता है 4 देशों का ग्रुप है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान। इंडो पैसिफिक क्या है? इंडो पैसिफिक रीजन का कंसेप्ट देखो ये कहता है 2 ओशंस, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन। इन दोनों ओशंस के जो इंटरेस्ट हैं आपस में कनेक्टेड हैं। इस वजह से इन दोनों ओशंस में जो कंट्रीज आते हैं उनको आपस में एंगेज करना चाहिए, मिल के काम करना चाहिए, ताकि इन दोनों रीजन्स में रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर इस्टेब्लिश किया जा सके। खास करके जो कम्युनिकेशन की सी लेन्स हैं उनको सिक्योर किया जा सके और कोई भी देश कब्जा करने की कोशिश ना करे सी लेन्स पर। यह बोला जाता है इंडो पैसिफिक रीजन के कंसेप्ट के द्वारा। देखो, कोल्ड वॉर से पहले इस रीजन को कहा जाता था एशिया पैसिफिक रीजन, और उस एशिया पैसिफिक टर्म में इंडिया को इंक्लूड नहीं किया जाता था। बट ये जो टर्म है ना इंडो पैसिफिक, इस टर्म के सेंटर में है इंडिया। बिल्कुल सिंपल भाषा में बोले, जब हम एशिया पैसिफिक रीजन की बात किया करते थे तो उस एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया नहीं आया करता था। लेकिन अब जब हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं तो ना सिर्फ इंडिया इस रीजन में आता है बल्कि इंडिया का एक इंपॉर्टेंट स्थान भी है। देखो, एक चीज पर आपने ध्यान दिया, जहां क्वाड ये एक फोरम है 4 देशों का स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री कंसल्टेशन के लिए, जबकि इंडो पैसिफिक जो कंसेप्ट है ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिको और इकोनॉमिक विजन है। मतलब इस लाइन की सहायता से राइटर ये कहना चाहते हैं, जहां क्वाड का फोकस ज़्यादा मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक कंसल्टेशन पे है और इंडो पैसिफिक कंसेप्ट का ज़्यादा फोकस है पॉलिटिक्स पर, इकोनॉमी पर। इन दोनों कंसेप्ट्स के बीच क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, हम और ज़्यादा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। सिमिलरिटी की बात करें, देखो इंडो पैसिफिक रीजन के जो मेजर कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया,
ये मेंबर हैं क्वाड के, तो सिमिलरिटी तो आ ही जाती है। दूसरी सिमिलरिटी ये है, दोनों का फोकस चाइना पे है। तीसरा पॉइंट ये है, दोनों कॉन्सेप्ट्स में, क्वाड में भी और इंडो पैसिफिक में भी, दोनों कॉन्सेप्ट्स में इंडिया का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों में से इंडिया को निकाल दिया जाए, क्वाड में से भी इंडिया को निकाल दिया जाए, इंडो पैसिफिक में से भी इंडिया को निकाल दिया जाए, तो इनकी सिग्निफिकेंस काफ़ी कम हो जाती है। क्योंकि देखो, इंडिया को ध्यान में रखते हुए ही तो इंडो पैसिफिक का कंसेप्ट आया था ना, अदरवाइज तो इससे पहले एशिया पैसिफिक का कंसेप्ट था ही। इस रीजन के लिए एशिया पैसिफिक टर्म का इस्तेमाल किया जाता था, बट एशिया पैसिफिक टर्म में इंडिया नहीं आया करता था, तो एशिया की जगह इंडो कर दिया गया और इस टर्म में इंडिया भी आ गया। तो कहने का मतलब ये है, क्वाड में, इंडो पैसिफिक में, दोनों में इंडिया का स्थान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, दोनों जो ये कंसेप्ट्स हैं वो चाइना को एड्रेस करते हुए हैं। क्वाड का निर्माण क्यों हुआ है, आपने भी सुनी होगी ये बात कि क्वाड जो है वो 4 देशों का ग्रुप है, चाइना को काउंटर करने के लिए 4 देश एक साथ आए हैं। उसी प्रकार से जो इंडो पैसिफिक का कंसेप्ट है ना, वो भी चाइना का सामना करने के लिए ही है। तो चाइना को हटा दिया जाए पिक्चर से, तो इन दोनों ग्रुप्स की जो रेलेवेंस है वो खत्म हो जाती है। ये सिमिलरिटीज हैं इंडो पैसिफिक में और क्वाड में। अब बात करते हैं डिफरेंसेस की। एक डिफरेंस तो आपने समझ ही लिया शुरू में कि क्वाड जो है फोकस करता है मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक कंसल्टेशंस पे, जबकि इंडो पैसिफिक जो है ये पॉलिटिको और इकोनॉमिक विजन सामने रखता है। जहां देखो, क्वाड एक प्रकार से इनहेरेंटली एंटी चाइना है, मतलब क्वाड का तो निर्माण ही चाइना को काउंटर करने के लिए हुआ है। जितना ज़्यादा चाइना और ज़्यादा एग्रेसिव होगा, उतना ही क्वाड का जो आइडिया है वो भी और ज़्यादा स्ट्रोंग होगा। कैसे? क्योंकि देखो, अगर चाइना एग्रेसिव होगा तो ये 4 देश, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान, ये और ज़्यादा मजबूती से आपस में कोऑपरेट करेंगे चाइना का सामना करने के लिए, और ये इनिशिएटिव और ज़्यादा स्ट्रोंग होगा। दूसरी तरफ बात करें इंडो पैसिफिक की, इस नैरेटिव में अभी तक चाइना का जो क्रिटिसिज्म है थोड़ा सा हल्का रहा है, यानी एंटी चाइना अंडरटोन काफ़ी कम रही है इंडो पैसिफिक के नैरेटिव में। बट एक बात साफ है, देखो, आने वाले समय में चाइना एज ए स्ट्रेटेजिक चैलेंज को अवॉइड नहीं किया जा सकता इंडो पैसिफिक नैरेटिव में भी। मतलब जब इंडो पैसिफिक की बात होगी तब ये बात जरूर होगी कि चाइना एज ए स्ट्रेटेजिक चैलेंज को किस प्रकार से एड्रेस किया जाए। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि इंडो पैसिफिक ये पॉलिटिकल कंसेप्ट है, इकोनॉमिक कंसेप्ट है, बट क्वेश्चन ये उठता है, चाइना का जो एम्बिशियस इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, क्या इस इनिशिएटिव का सामना कर पाएगा इंडो पैसिफिक का कंसेप्ट? देखो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो बहुत एडवांस्ड है। चाइना ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है इस इनिशिएटिव को सफल बनाने के लिए। काफ़ी पैसा चाइना के द्वारा खर्च किया जा रहा है, और इंडो पैसिफिक रीजन के काफ़ी सारे देश जो हैं वो इस इनिशिएटिव के मेंबर भी हैं। बट हाँ, एक चीज़ जरूर है, कुछ देशों का ये मानना है चाइना का ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये चाइना का यूनिलेटरल इनिशिएटिव है। बाकी देशों के साथ कोऑपरेशन अच्छे से इंश्योर नहीं किया जा रहा है चाइना के द्वारा इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए। और कुछ देशों का यह भी मानना है इस प्रोजेक्ट की वजह से कई देश डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। मतलब कई देशों की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रेस में आ रही है चाइना के इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से। अब इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल है। देखो, जैसा हमने बात की, इंडो पैसिफिक जो कंसेप्ट है ये फोकस करता है पॉलिटिको और इकोनॉमिक विजन पर। तो हमें अगर इंडिया की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को एग्जामिन करना है तो हमें ये एग्जामिन करना होगा कि इंडो पैसिफिक रीजन के साथ इंडिया की इकोनॉमिक एंगेजमेंट कैसी है। और इसका आंसर है, हमारी जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट है इंडो पैसिफिक रीजन के साथ वो काफ़ी कम है। RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसको इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया। इंडिया के अपने कंसर्न्स थे कि अगर इस पार्टनरशिप को इंडिया ज्वाइन करता है तो चाइना समेत कुछ दूसरे और देशों के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी फ्लड आ जाएगी इंडिया में। खास करके चाइना के संदर्भ में कंसर्न्स के चलते इंडिया ने इस पार्टनरशिप को ज्वाइन नहीं किया। तो
अगर ज्वाइन करता इंडिया तो मतलब इंडिया की इंडो पैसिफिक रीजन में इकोनॉमिक एंगेजमेंट बढ़ती, लेकिन इंडिया ने इस पार्टनरशिप को ज्वाइन नहीं किया। अब देखो नेक्स्ट चीज, अगर हम कैलकुलेट करें कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज हैं उनका चाइना के साथ कितना ट्रेड होता है, किससे, इंडिया के साथ कितना ट्रेड होता है इंडो पैसिफिक रीजन में आने वाले कंट्रीज का, अगर हम दोनों को कैलकुलेट करें तो हम पाएंगे कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो देश आते हैं उनका चाइना के साथ ट्रेड काफी ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू इंडिया। और अगर बात करें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया का किन देशों के साथ में है और चाइना का किन देशों के साथ में है। देखो इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी तक नहीं साइन है ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, यूएस के साथ, बांग्लादेश के साथ और मालदीव के साथ। इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन है साउथ कोरिया के साथ, आसियान के साथ, जापान के साथ, श्रीलंका के साथ। चाइना की बात करें तो चाइना का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ऑलमोस्ट सभी देशों के साथ, कुछ देशों को छोड़ के, जैसे यूएसए, बांग्लादेश के साथ भी चाइना का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। श्रीलंका के साथ अभी चाइना नेगोशिएट कर रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए। वैसे 3 देश, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इन 3 देशों के बीच ट्राइलेटरल नेगोशिएशंस चल रही हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए। इसके बाद राइटर ये कहते हैं, देखो इंडो पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज आते हैं उनका ट्रेड चाइना के साथ बहुत ज़्यादा है। अगर वो चाइना के साथ अपना ट्रेड कम भी करने की कोशिश करें, चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम भी करने की कोशिश करें, तो इसमें काफ़ी समय लगेगा, इतना जल्दी ऐसा नहीं होने वाला है। तो इन सब आर्ग्यूमेंट्स की सहायता से राइटर ये बोलना चाहते हैं, देखो बड़ी बड़ी बातें तो बोली जा रही हैं क्वाड के द्वारा या फिर इंडो पैसिफिक के द्वारा, लेकिन वो सिर्फ बातें हैं, ग्राउंड पर रियलिटीज़ काफ़ी अलग हैं। इकोनॉमिक रियलिटीज़ हमें ये बताती हैं कि इन देशों का जो कोऑपरेशन है चाइना के साथ काफ़ी ज़्यादा है। चाइना के साथ फिलहाल टेंशन्स अफोर्ड नहीं कर सकते ये देश, फॉर एग्जांपल जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। जबकि इंडिया की इकोनॉमिक एंगेजमेंट इंडो पैसिफिक रीजन के इन देशों के साथ चाइना के कंपैरिजन में कम है। आज के समय में चाइना मेजर डिफेंस सप्लायर है कई सारे देशों के लिए, जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड। और इंडिया की जो डिफेंस सेल है इन देशों को काफ़ी कम है। तो कुल मिला के कंक्लूजन में राइटर ये कहना चाहते हैं, देखो इंडिया की इंडो पैसिफिक रीजन में इकोनॉमिक एंगेजमेंट कम है, RCEP जैसे एग्रीमेंट्स को लेके काफ़ी डिफरेंसेस हैं इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, और अभी तो कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन भी ख़राब हुई है। बात करें मिलिट्री एंगेजमेंट की, देखो अभी तक आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक इंडिया किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं हुआ है, तो इसलिए मिलिट्री एंगेजमेंट भी एक लेवल से ज़्यादा इंडिया नहीं इंक्रीज कर सकता है। इसीलिए अभी भी इंडिया का स्टैंड यही है कि चाइना के साथ जो डिस्प्यूट है वो बायलैटरल डिस्प्यूट है, इसको बायलैटरल लेवल पे सोल्व किया जाएगा। इवन प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी स्पीच में 2018 में ये कहा था कि इंडिया का इंडो पैसिफिक पर्सपेक्टिव जो है वो किसी एक देश के अगेंस्ट नहीं है, इंक्लूसिव रूल बेस्ड ऑर्डर की वकालत करता है इंडिया का इंडो पैसिफिक पर्सपेक्टिव। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।